रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा, आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं, लेकिन खबरनामे की शुरुआत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानब से, और आज सभी की नजरें राजबाग पर मरकूज थी कि जहां ईडी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है कि वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आ जाएंगे ठीक 11:30 बजे। लेकिन सभी जब अपनी गड़ियां मिला रहे थे वक्त के साथ, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पर नहीं आए। हालांकि यहां पर अफसरान की तैनाती थी और वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं आए। वजूहात क्या है पार्टी ने और ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस हवाले से कोई वजाहत की है। आपको बताते चले कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में ये भी बताते चले कि क्रिकेट स्कैम को लेकर, जो कि काफी बड़ा स्कैम है, 113 करोड़ रुपए का गपला है, और उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मुअर्ज इल्जाम ठहराए गए हैं। हालांकि अभी तहकीकात जारी है इस मामले की। इससे पहले सीबीआई की जानब से भी तहकीकात की गई थी, लेकिन काफी वक्त से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब इस हवाले से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बाज़ औक़ात हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं उनकी जानब से कई बार इस तरह के बयानात आए कि यह दरअसल एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तंग तलब करने की कोशिश की जा रही है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अथॉरिटीज है उनका यह कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किसी भी पेशी के लिए तैयार थे, अलबत्ता आज क्यों नहीं आए इस हवाले से उन्होंने अभी कोई वजाहती बयान नहीं दिया है। बहरहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानब से जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन चला गया है, कानून के मुताबिक माहिरीन का यह मानना है कि उन्हें उसका जवाब देना है कि आखिर वो हाजिर क्यों नहीं हुए। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल रियाज से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हवाले से कोई पता चला है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आखिरकार आज ईडी के सामने उन्हें जाना था लेकिन नहीं आए, क्या वजूहात बताए जा रहे हैं फैसल? देखिए, बिल्कुल क्रिकेट स्कैम की बात करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2003 से लेकर 2011 तक जो के साबित थे, तो उस वक्त बताया जा रहा है कि बीसीसीआई की तरफ से करीबन 113 करोड़ रुपए जीएसटी को दिए गए, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था बीसीसीआई की तरफ से। वो फंड जो है वो अप्रोप्रिएट वे में खर्च किए गए और मुख्तलिफ पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, और उसके बाद जो ये कार्रवाई स्टार्ट हुई और 2018 में सीबीआई ने इसको हाथ में लिया और सीबीआई ने बाकायदा तौर पर चार्जशीट जिसके हवाले से कोर्ट में पेश किया था, और जिसमें करीबन 70 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की गई थी, पूछताछ की गई थी और डाटा कलेक्ट किया गया था। और जैसे कोर्ट में भी चार्जशीट पेश की गई फिर उसको ईडी को ट्रांसफर किया गया, और उसी ट्रैक पर जो है ईडी ने फिर इसकी कार्रवाई शुरू की थी। और आज तीसरी मरतबा फोटोग्राफर फारूक अब्दुल्ला को ईडी के सामने शामिल पेश होना था क्वेश्चन के लिए, वहाँ पे नहीं पहुंचे। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई इसमें वजाहती बयान नहीं आया है कि वो क्यों नहीं आएंगे, लेकिन ये बात जिस तरीके से आपने कही कि उनको जवाब जरूरी देना है कि क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो उनका काउंसलर वहाँ पे जाके ये बता सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए वहाँ पे नहीं आए। और आपको ये भी पता होगा कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो इस वक्त बेल पे जो है बाहर है। अगर हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यूज को लेकर ये लाजमी है कि उसको अपना काउंसलर वहाँ पे भेजना। फैसल, खबरें ये भी आ रही हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज शाम ही बाद दोपहरी या बाद सपहरी वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या इसकी भी कोई तस्दीक हुई है? प्राइवेट विजिट के लिए या पर्सनल विजिट के लिए चंडीगढ़ जाना है। ताहम जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि ना तो अभी तक ईडी समन में न जाने पर कोई वजाहती बयान न तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर्सनली आया है और ना ही अभी तक पार्टी की तरफ इसमें कोई जो है वजाहती बयान आया है कि क्या कुछ वजूहत है। लेकिन सोर्सेज से पता हमें ये चला है या पार्टी के जो अंदर के जो लोग जो लड़ाया है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सेहत नासक होने की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए, और ये भी वहाँ से पता चला कि आज शाम उनको शायद पर्सनल विजिट के चेकअप के लिए जाना होगा या कोई और काम होगा, तो वो चंडीगढ़ आज शाम बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज जानकारी देने के लिए। फैसल रियाज का कहना है कि जो पार्टी ज़राए का इस हवाले से मौक़िफ़ है वो यही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत नासाज है, इस वजह से वो यहाँ ईडी के ऑफिस आज समन को अटेंड करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि आज दोपहर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें डॉक्टर से मुलाहिजा के लिए जाना होगा, लेकिन अभी तक भी इस हवाले से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से नहीं आया है। बिलाकर आज समन था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया था और आज 11:30 बजे सुबह उन्हें
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट राजबाग पहुंचना था, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट स्कैम में मुलजिम है, लेकिन इस तफ्तीश के लिए वो आज यहां पर नहीं आए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यहां समन किया गया था और उसके बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात की थी, उन्होंने कहा कि वो किसी भी तहकीकात के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई डिमांड है तो वो इंतखाबात की है। पहले असेंबली इंतखाबात की डिमांड जोर पकड़ रही थी, वहीं पर जो पंच सरपंच है उनका मियाद 9 तारीख को खत्म हो चुका है, लेकिन अब एक बड़ा जमहूरी इदारा जिसे ग्राउंड स्तर पर एक जमहूरियत कहा जाता है, वो अब यहां पर काम नहीं कर रहा है। सरकार की तरफ से इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो है उनकी तैनाती अमल में लाई जाएगी, लेकिन पंच सरपंच बीडीसीज और असेंबली मेंबरान से खाली जम्मू और कश्मीर काफी वक्त से हैं। हालांकि पंच सरपंच रिसेंटली 9 तारीख को अपना जो कार्यकाल है या मियाद जो उनके काम का था वो खत्म कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये डिमांड थी कि यहां पर इंतखाबात हो जाए, लेकिन भी अभी तक कोई लब्बैक इस पर सरकार की जनब से नहीं किया जा रहा। अब सरकार की जनब से भी माना सरकारी जराये का कहना है कि अगले 6 माह तक जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। ये जराये के हवाले से खबर है, हालांकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। करगिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ओबीसीज को पहले अपना हक दिलाना है, क्योंकि मुल्क भर के अंदर ओबीसीज अपनी रिजर्वेशन को लेकर अपना हक हासिल कर रहे हैं, अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब से रिऑर्गेनाइजेशन हुआ है अब यहां पर भी बदलाव आना है, और इस बदलाव के तहत न सिर्फ हल्काबंदी करनी है एक बार फिर से, यानी एक बार फिर से हदबंदी करनी है, बल्कि ओबीसीज को भी रिजर्वेशन देनी है। लेकिन रिजर्वेशन देने के लिए आपको याद ही होगा कि पार्लियामेंट में उसका जो बिल है उसमें अमेंडमेंट करनी है, तब जाकर ओबीसीज को इस कैटेगरी के अंदर लाया जा सकता है या कोई ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, जैसे लॉ मेकर्स कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कमोबेश लोकसभा इंतखाबात से पहले यानी मार्च अप्रैल से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत इंतखाबात नहीं हो सकते, इस तरह का सिग्नल मिल रहा है। सईद रूफ फारूकी हमारे सीनियर न्यूज एंकर और हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रूफ, चूंकि आप जम्मू के अंदर है, अब जम्मू की पब्लिक क्या कहती है? हालांकि कश्मीर के अंदर जो पंच सरपंच है वो कहते हैं कि वक्त हो चला है, इंतखाबात हो जाने चाहिए। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि अगर आपने रिजर्वेशन ही देनी थी, अगर आपने हल्का बंदी एक बार फिर से करनी थी, अगर आपने वोटर रिवीजन करना था तो 6 माह पहले भी किया जा सकता था। तो कहीं ये इंतखाबात को डिले टैक्टिक्स तो नहीं है? बिल्कुल हिलाल, देखिए ऐसा लग रहा है कि 2024 में अब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे। लोकसभा की जैसे तैयारी चल रही है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के और असेंबली के इंतखाबात की बातें हो रही है, पर कहीं ना कहीं जो ड्यू टाइम है पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज का वो हो चुका है। उसके लिए इलेक्शन की तैयारियां पहले तो सरकार ने कहा था कि, या इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इलेक्शन करेंगे। अब यही बताया जा रहा है कि नामुमकिन सा लग रहा है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के या पंचायत के इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि कुछ रिजर्वेशन की बात कही जा रही है कि अभी रिजर्वेशन नहीं लाई गई है और नए सिरे से अब कहीं ना कहीं जो हल्का के अंदर या वार्ड के अंदर हदबंदी होगी। तो ये सारे मामला जो है इतने वक्त में मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब जो इंतखाबात होंगे पंचायत के या अर्बन लोकल बॉडीज के, वो लोकसभा इंतखाबात के बाद ही हो सकते हैं। पर जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, यहाँ के लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। कई लोगों के साथ जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि लोकसभा से पहले यहाँ पे पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करें, क्योंकि लोगों के जो मामलात हैं वो फंसे पड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी और सरकार लोगों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे। तो इतने वक्त में जो लोगों के मामलात हैं वो कैसे हल होंगे? आपका जो वीडियो है वो काम नहीं कर पाएगा, जिसको जिस तरह उनको इख्तियार देने की लेकिन रूफ, जब हम सियासी नुक्ते नजर से देखते हैं, कल भी उमर अब्दुल्ला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात इस सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए मजबूरी बन गई है, और उनका कहना था कि ये जो सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात से बचती हुई नजर आ रही है। उनका कहना था, उनका इल्जाम था, ये दरअसल खौफ है बीजेपी के अंदर।
तो इस सारे मसले को आप पॉलिटिकल फोरम्स पे किस नजर से देखते हैं? सियासी हलके क्या वाकई इस चीज को ऑन करते हैं? बिल्कुल, सियासी मुबस्सिरीन बराबर इसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन या सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मजबूरी है यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन करवाना, क्योंकि मुल्क के अंदर हो रहे हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर भी आ रहा है। तो ये भी कई मुबस्सिरीन कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि सरकार को चाहिए था कि वो एक एग्जाम्पल सेट करते, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन करते, उससे फायदा लेते फिर लोकसभा के अंदर कि हमने जी जम्मू कश्मीर के अंदर पहले पंचायत को मजबूत किया है, पहले अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत किया, पर ये सब चीजें नहीं है। अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो आवाम है वो चाहती है कि अब सारे इलेक्शंस यहाँ पे हो, पंचायत के, अर्बन लोकल बॉडीज के, खासकर म्युनिसिपल, जब हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो जम्मू की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो असेंबली इंतखाबात वो होने चाहिए और यहाँ के आवाम को नुमाइंदे मिलने चाहिए, जिन नुमाइंदों से वो काफी वक्त से दूर है। जो लोगों के मसाइल है वो उस तरह हल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आम लोग ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में उनको रसाई नहीं मिलती है, वो ब्यूरोक्रेट के साथ अपने मामला जो है वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए नुमाइंदा उनका जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये आवाज अब उठ रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होने चाहिए या पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात होने चाहिए। कहीं ना कहीं जो सूरत हाल अभी बनी हुई है, जैसे आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खौफ है, वैसा कई सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खौफ है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ जानकारी देने के लिए और अपना नुक्ते नजर रखने के लिए। हमारे सीनियर नुमाइंदे सईद रूफ फारूक की बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के पंचायती या सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि एक तरफ हिज़्ब इक़्तिदार की जमात बीजेपी दावे तो करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब माहौल भी ठीक हो गया है और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानब जब इंतखाबात नहीं होते हैं तो फिर अपोजिशन जमातों को जरूर यह हथियार मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर वार करें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो अपोजिशन जमातें बीजेपी पर सियासी वार कर रही हैं, बयानात दे रही हैं और ये कहती है कि आप जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से खौफ खाए हुए हैं, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से आपको टेकर्स हैं। तो क्या वाकई बीजेपी इससे बचती हुई नजर आ रही है? इस पर आपकी भी नजर है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इधर जहां आर्टिकल 370 को लेकर 11 दिसंबर के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दायर की गई है, जिसमें पीडीपी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वकील भी हैं, सीपीआईएम भी हैं और जेकेपीएम भी हैं और भी कुछ पार्टियां हो सकती हैं जिन्होंने रिव्यू पिटीशन के लिए कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच से दरख्वास्त की है कि वो अपने दिए गए फैसले पर नजरसानी करें। वहीं पर यही सवाल जब हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने तरुण चुग से, जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनसे पूछा तो तरुण चुग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। हमें कोर्ट पर मुकम्मल यकीन है कि उनका फैसला हमेशा दुरुस्त ही आएगा। किसी भी रियासत को जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता है, ये तरुण चुग ने कहा। देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो बिल्कुल सही था और हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। कभी भी किसी भी स्टेज पर किसी भी स्टेट को आप जंजीरों से नहीं बांध सकते। अब जंजीरें टूट चुकी है कि देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो तो इतना ही नहीं बल्कि तरुण चुग ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा जाए कि कई दिहाइयों तक यहां अवाम को एटीएम बना के रखा गया था। यानी उन्होंने कहा कि इन 3 दिहाइयों तक अवाम का सिर्फ उनके साथ जो है धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि इन 3 दिहाइयों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब मजीद और ज्यादा गरीब होते गए और सियासतदान अमीर बनते गए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो करेंगे सो भरेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता से जाके पूछिए कि वहां पिछले 2 दशक 3 दशक केवल व केवल जम्मू कश्मीर को एक एटीएम बनाकर, इंडस्ट्री बनाकर दोहन किया गया।
वहाँ का गरीब और गरीब होता गया और वहाँ के जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जो जोमा है बशमूल सदर मोहम्मद अमीन, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा के जो मुशीर है AK भटनागर, उनके साथ भी मुलाकात की है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और उससे कबल जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का मकसद, उस मीटिंग का मकसद सिर्फ यही था कि कैसे स्कूलों में तालीम का मियार बुलंद किया जाए और कैसे निज़ाम तालीम को बेहतर किया जाए। और इस हवाले से इन टीचर्स ने मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ तजावीज़ दिए हैं और साथ ही साथ जो काफ़ी वक्त से असातिज़ा के मसाइल हैं, जो ज़ेर इल्तिवा है, जो अभी भी पेंडिंग है, उन मसाइल को पूरा करने के हवाले से भी इन असातिज़ा ने या जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है उन्होंने आगाही दी है इंतज़ामिया को। और जिस दौरान इंतज़ामिया के आला अफसरान ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को हल किया जाएगा और उन्होंने टीचर्स फोरम की जो तजावीज़ थी मयारी तालीम की बहाली और निज़ाम तालीम की बहाली के लिए, उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया है कि दोनों अफसरान ने या दोनों इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उन्होंने टीचर्स फोरम का या सभी टीचर्स की कारकर्दगी का भी शुक्रिया अदा किया। जो दौर है हमारा ग्लोबल विलेज है, हमारे बच्चे का कंपटीशन सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक महदूद नहीं है, उसका कंपटीशन ग्लोबल कंपटीशन है। उसलिए हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हमने कल सुझाव दिए और उसमें हमने जो बात रखी कि हमारे पास इस वक्त एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से निपुण भारत मिशन या भाषा संगम जो है या एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको ज़मीनी सतह पर किस तरह से अमलाना है और किस तरह से चलाना है। उसमें मैं आपको बताऊं कि हमने एक सुझाव रखा कि हमारे जो प्राइमरी क्लासेस जो हैं, जो छोटे बच्चे हमारे हैं, उसमें आया का कंसेप्ट आया, लेकिन आया को एंगेज करने में 6-7 महीने का ज़्यादा वक्त लग गया। हमने कोशिश की कि उसको पूरी तौर मेरिट की बुनियाद पर लगाया जाए। हमने ये बात रखी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि हमारे जो प्राइमरी क्लासेस हैं, जहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं, 3 साल के प्लस के बच्चे हैं, उनमें उन स्कूलों में नाज़रीन, आज से नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है और आज से इस हवाले से तकरीबात का एहतमाम हो रहा है। सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और ये 17 जनवरी तक जारी रहेगा। और इसका मकसद यही है कि कैसे रोड सेफ्टी के हवाले से लोगों को अवेयर किया जाए। और इस हवाले से आज भी यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारों की जानिब से और कुछ वॉलंटियर्स की जानिब से यहाँ श्रीनगर के अंदर एक रैली का, इसी तरह की रैली का एक इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अवाम को ट्रैफिक रूल्स के हवाले से बाखबर करना था। ये आइडिया बेसिकली इन सब चीज़ों का यही रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में ये डालें कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये इसीलिए बने हैं ताकि आपकी सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। आपको अपना ख्याल रखना है और आपने दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है जब आप सड़क यूज़ कर रहे हैं, बीट आप पैदल चल रहे हैं या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं। तो हर किसी आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ जो हम एनफोर्समेंट करते हैं, हम हर किसी जो रोड यूज़र को हम टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन इट इज़ थ्रू द मीडियम ऑफ सच इवेंट्स जहाँ पे जो मास पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, ये सेम इंफॉर्मेशन जो हमारी जो मैसेज है ये अपने घरों में पहुँचा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, अपने जो सिबलिंग्स हैं या कज़न्स या दोस्त हैं, इनके हर किसी को ये सेम जो मैसेज हमारी ये पहुँचा सकते हैं कि आपकी सेफ्टी इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं। कश्मीर में चिलाई कलान का नाम हुआ करता था और बेशतर औकात सर्दी के साथ जब चिलाई कलान को जोड़ा जाता था तो फिर डर भी लग जाता था और कई वक्त हमने देखा कि दरबार मुंह भी इसी बहाने हुआ करता था। लेकिन अब ना दरबार मुंह ही है और न वो चिलाई कलान के जोर ही नजर आ रहे हैं। नतीजा ये है कि इस चिलाई कलान के अंदर जहां कई फुट बर्फ हुआ करती थी, वहीं आज
मौसम खुश्क है, खिलखिलाती धूप होती है, लेकिन इस खिलखिलाती धूप से और मौसम खुश्क रहने से और खासतौर पर बर्फबारी न होने से आम लोग भी परेशान हैं और ज़राअत के साथ वाबस्ता लोग भी परेशान हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कश्मीर आ रहे सयाह भी इस बार काफी मलूल है, क्योंकि इन सयाहों का कहना है कि यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है जो सयाह यहाँ पर आए। हालांकि होटल तो खाली लग रहे हैं, क्योंकि जब बर्फबारी नहीं हुई तो इस वजह से सयाहों की तादाद भी कम हुई है। अब जो सयाह यहाँ आए हैं वो काफी मलूल है। उनका कहना है कि उनका दिल काफी रंजीदा हो गया इस चीज से कि चिलाईकलां के अंदर बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी डिसअपॉइंट है। कल गए थे हम पहलगाम, ठीक है, सोनमर्ग थोड़ा था ऊपर ग्लेशियर में, नीचे में रास्ते में कुछ बर्फबारी नहीं थी, ना कुछ स्नो मिली। हम स्नो देखने आए थे भी, चलो स्नो देखते हुए कैसे होती है, तो हमें कुछ नहीं देखने को मिला। तो उस वजह से आप मायूस हो रहे हैं बर्फ? बिल्कुल सर, हमारा ट्रिप था वैसे 15 तारीख का, तो मैंने कल 12 तारीख की रिटर्न करा दी अपनी। अच्छा, हाँ जी, वापसी जाने का बस वापसी जाने का जी। कारण क्या हुआ इसमें? कारण यही है, बस कोई बर्फबारी नहीं थी, कुछ मतलब देखने को कुछ अलग नहीं मिला पंजाब से। हम पंजाब से आए थे, वो भाई मेरा बाहर से आया था, भी कुछ देखने आए थे, भी इस कारण मैं उसको भी रूम में छोड़ आया। मैं कहा मैं ही देख कर एज अ मैनेजर यहाँ पे काम करता हूँ। मैं भी होटल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हूँ। तो पिछले साल के मुकाबले आप देख सकते थे कि 10 जनवरी को कम से कम यहाँ पे 4 फीट से बर्फ़ ज़्यादा थी। तो उस बर्फ़ की वजह से बहुत अच्छा काम चल रहा था। हमारी जो इंडस्ट्री है अच्छी चल रही थी। तो पिछले मुकाबले इस साल बर्फ़ अभी नहीं पड़ी है, इसकी वजह से बुकिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। कम से कम 20% की बुकिंग जो है इस जनवरी की वो हमारी कैंसिल हो चुकी है। इंशाल्लाह अब हम उम्मीद रखते हैं अगर फरवरी के महीने में बर्फ हुई तो बुकिंग अच्छी रहेगी। फिलहाल के तौर पर फरवरी की जो बुकिंग है वो ठीक ठाक है, पर जनवरी के मुकाबले में आप देख सकते हो कम से कम 20% की जो बुकिंग है कैंसिल हो गई है। सारे सयाह जो आते हैं वो मायूस होते थे, वो बोलते हैं कि जी हम यहाँ पे आए थे तो बर्फ के लिए आए थे। तो उस हिसाब नाज़रीन, अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।